क्या पीआरपी जैसे हम लोग लेते हैं तो उससे क्या नया नया बाल उगना स्टार्ट हो जाता है? क्या आप पीआरपी लेने से मोस्टली मतलब मुख्य कारण बता सकते हैं कि क्या क्या फायदा हो सकता है उससे? दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग क्या करेंगे, पीआरपी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सभी का क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को हमेशा नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे अगले बार मैंने वीडियो बनाया था वैसे ही आज भी हमारे साथ अंकित सर जी हैं। और आप लोगों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट आता है कि पीआरपी से रिलेटेड अब बहुत सारा चीज़ मेरे को पता नहीं रहता, तो मैं आज क्या करूंगा, अपना वाईटी स्टूडियो से लूँगा, जो भी कमेंट आप लोगों ने पीआरपी से रिलेटेड किया है उसका क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करूंगा सर से। तो सर जी आप ये बताइए पीआरपी वास्तव में होता क्या है? देखिए पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, है ना। तो हमारा जो ब्लड होता है इसमें एक तो पार्ट होता है प्लाज्मा और एक दूसरा पार्ट होता है उसमें सेल्स, है ना, कणिकाएं। तो उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट इनको मिलके बनेगा प्लेटलेट प्लाज्मा, है ना। तो जब हमारा होल ब्लड होता है, जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो होता क्या है, उसमें ये प्लाज्मा और प्लेटलेट पार्ट अलग हो जाता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग हो जाते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो उसके बाद हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें से हटा देते हैं तो सिर्फ प्लेटलेट वाला प्लाज्मा बचता है। अब इसमें प्लेटलेट पुअर प्लस रिच प्लाज्मा दोनों होते हैं, तो हम इसको डबल सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद इसमें से जहाँ पे प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेट आ जाता है वो पार्ट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहलाता है। अब यह क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये सारे ग्रोथ फैक्टर हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए ये हम ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और सर ये एक चीज़ और बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्या पीआरपी जैसे हम लोग लेते हैं तो उससे क्या नया नया बाल उगना स्टार्ट हो जाता है? देखिए पीआरपी थेरेपी हमारे एग्जिस्टिंग हेयर को मजबूत करती है। हमारे सिर में एट अ टाइम कुछ बाल ग्रोइंग फेज़ में होते हैं जिन्हें अनाजन कहते हैं, कुछ बाल टेलोजन फेज़ में होते हैं जो कि शेडिंग फेज़ होती है जिसमें बाल गिर जाता है, और कुछ बाल उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज़ में कैटाजन फेज़ में भी होते हैं। तो होता क्या है, जो ग्रो कर रहे हैं उन बालों के लिए तो बहुत नीड नहीं होती कि हम कुछ दें, है ना, सिर्फ न्यूट्रिशन सफिशिएंट होता है। जो बाल शेड ऑफ हो रहे होते हैं वो बाल तो गिरना ही है क्योंकि वो अपनी एज पूरी कर चुका है, लेकिन जो बीच में बाल हैं जो डोरमेंट पड़े हुए हैं उन हेयर को अगर पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट मिल जाए या अच्छा न्यूट्रिशन या अच्छी मेडिसिन मिल जाए तो वो भी वापस से ग्रो करने लग जाते हैं और अपनी एज पूरी कर लेते हैं। वो कई बार अर्ली गिरने वाले होते हैं तो हम उसको पूरी एज करवा देते हैं दवाइयों के थ्रू, तो पीआरपी वहाँ हेल्पफुल होता है। तो पीआरपी आपके कमज़ोर बालों को मजबूत करता है पर नई जड़ें क्रिएट नहीं करता है। और सर एक चीज़ और पूछना था इसमें पीआरपी से रिलेटेड, क्या जैसे पीआरपी हम लोग हमेशा जैसे आज लगा लिए फिर हम लोगों को ऐसे रहता है कि 6 मंथ तक 3 पीआरपी लेना कंपलसरी रहता है, तो क्या पीआरपी हम लोगों को हर 2 मंथ में या 3 मंथ में या 6 मंथ में या फिर 1 साल में ऐसे लेना पड़ता है क्या? देखिए क्या होता है, ये पूरा बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों के हेयर एनाजन फेज में ज़्यादा समय तक रहते हैं तो वो लोग जनरली बहुत कंप्लेन नहीं करते कि उनका हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हेयर एनाजन फेज से टेलोजन में जल्दी जल्दी जाते हैं, मतलब वो अपनी एनाजन फेज कई बार पूरी नहीं करते और टेलोजन में चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हेयर फॉल की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जिन केसेस में एनाजन फेज लंबा चल रहा है, उनके बाल नहीं गिर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि बहुत फ्रिक्वेंट पीआरपी लें। लेकिन जहाँ हेयर फॉल का ज़्यादा इशू है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 महीने के अंतराल से पीआरपी ले लें। पीआरपी से आपकी ग्रोथ बेटर हो जाती है और आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से असेस कीजिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अगर आपको लगता है नीड है तो डेफिनेटली लीजिए। एक चीज़ और कि पीआरपी जैसे हम लोग लेते हैं उससे पहले जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो क्या लोकल एनोथीसिया से कुछ नाम से देते हैं जिससे कि शून्य हो जाता है, तो क्या पीआरपी से पहले भी वैसे दिया जाता है? देखिए पीआरपी करने के दोनों तरीके हैं। हम इसको एनेस्थीसिया के अंडर भी कर सकते हैं और हम विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। ये पेन टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा प्रेफरेंस ये रहता है कि हम बिना एनेस्थीसिया करें। उससे बेनिफिट क्या है, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के लिए भी हमें प्रिक्स लगाने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पेन उसमें भी होता है। तो आप उतने ही प्रिक्स सिर्फ पीआरपी के लगाएं, रादर दिन पहले एनेस्थीसिया के लिए उतने प्रिक लगाएं फिर वापस पीआरपी के लिए लगाएं। दूसरा, आप एक अननेसेसरी मेडिसिन एवरी टाइम सिर में इंजेक्ट करते हैं जिसका हर बार इतना यूज़ होता नहीं है।
जैसे ट्रांसप्लांट तो एक बड़ा प्रोसेस है, 7 से 8 घंटे लगने हैं, तो आपको उस समय एरिया पूरा सुन चाहिए। उसके बाद उसमें प्रिक्स भी थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, पंच भी मोटा होता है और स्लिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट भी कंपैरेटिवली इंसुलिन सिरिंज से मोटे होते हैं। तो इंसुलिन सिरिंज के प्रिक बहुत ही सेल्फ हीलिंग वुंड होते हैं, जिनको हम आराम से सिर्फ पीआरपी के लिए दे सकते हैं। प्रेफरेंस ये होता है, बट किसी का पेन टॉलरेंस बहुत कम हो तो उसको हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद ही पीआरपी करते हैं। और सर जी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप पीआरपी लेने से मोस्टली मतलब मुख्य कारण बता सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उससे? ओके, तो पीआरपी ट्रीटमेंट जैसे इन जनरल सिर्फ बालों के लिए नहीं यूज़ होता। पीआरपी ट्रीटमेंट बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। हमारे जैसे आइज़ के विज़न के लिए भी पीआरपी का यूज़ करते हैं, जॉइंट पेन में भी पीआरपी का यूज़ करते हैं, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी पीआरपी, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी बॉडी के ग्रोथ फैक्टर हैं जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन में भी हेल्प करते हैं, हेयर में भी। बहुत सारे क्लिनिक्स पे पीआरपी को एज अ रिजुविनेटिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, फेस पीआरपी के तौर पे, जिसको हम वेम्पायर फेशियल भी बोलते हैं। तो इससे चेहरे पे ग्लो आता है। इसके साथ बालों में पीआरपी का डेफिनेटली रोल है, जिससे बालों की ग्रोथ बेटर होती है। तो किसी भी बीमारी से झड़ने वाले बालों के लिए हम पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई दवाओं के रिएक्शन से अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों तो पीआरपी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए सिर में डैंड्रफ है या कुछ और इशू है, उसके साथ अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो ट्रीटमेंट देने के साथ साथ पीआरपी को यूज़ एड ऑन के तौर पे किया जा सकता है। टेलोजन इफ्यूवियम होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी स्ट्रेस के कारण बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, जैसे कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज में होता है, तो वहाँ पीआरपी इसको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में पीआरपी हेल्पफुल होता है। और सर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह? तो पीआरपी जनरली साइड इफ़ेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है, इसलिए क्योंकि ये आपके ही ब्लड से तैयार किया जाता है, तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होने का कोई रिस्क नहीं होता है। सिर्फ रहता है कि सही तरीके से किया जाए। इंसुलिन सिरिंज बहुत ही पतली सिरिंज होती है, जिससे जनरली बालों को कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर इसको भी गलत तरीके से किया जाए, अगर आप है ना अननेसेसरी प्रिक कर रहे हैं या आप बालों की रूट्स में ही प्रिक लगा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। तो सही तरीके से केयरफुली कराएं तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और सर जी जैसे पीआरपी की आप किए हो तो बहुत जगह का टेक्निक मेरे को अलग अलग लगा देखने के लिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ पीआरपी को अंदर कर देते हैं, और बहुत लोग पीआरपी को अंदर करने के साथ साथ ऊपर डर्मा रोलर चलाकर पीआरपी करते हैं, और बहुत लोग सिर्फ डर्मा रोलर चला करके करते हैं। तो इसमें क्या अंतर है तीनों चीज़ में, और सही कौन सा चीज़ है इसमें? देखिए, 2 मेथड बेसिकली होते हैं। एक होता है जिसमें आप पीआरपी में रोलर के थ्रू सिर में माइक्रो चैनल बनाते हैं और पीआरपी को स्प्रेड कर देते हैं, तो पीआरपी उन चैनल्स के थ्रू अंदर चला जाता है और आपको पीआरपी का फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा तरीका होता है कि बालों के रूट्स के लेवल पे पीआरपी को डायरेक्ट निडल से इंजेक्ट कर दिया जाए, या कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे डर्मागन भी होते हैं जो इसको इंजेक्ट करने के काम में आते हैं। अब बेसिकली हमें रूट्स तक पीआरपी को पहुंचाना है, तो ये दोनों तरीके सही हैं। बट होता क्या है, जो ये डर्मा रोलर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कई बार रोलर का साइज़ डिपेंड करेगा कि आप रोलर में निडल डेप्थ क्या ले रहे हो। अगर आप बहुत सुपरफिशियली डाल रहे हो तो वो रिजुविनेशन से ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा, हेयर ग्रोथ पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो सही डेप्थ पे जा रहा है या नहीं। लेकिन इंसुलिन सिरिंज से आप एक सही डेप्थ पे उसे इंजेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इंसुलिन सिरिंज से जब हम इंजेक्ट करते हैं तो जो उससे होने वाला ट्रॉमा होता है, ये पीआरपी को एक्टिवेट करने का काम करता है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डर्मा रोलर से किया गया है तो एक्टिवेटर डालना ज़रूरी हो जाता है। तो तरीके दोनों सही हैं, अपना अपना प्रेफरेंस है, बट मेजॉरिटी क्लिनिक आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रेफर करते मिलेंगे, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स भी ज़्यादा बेटर मिल रहे हैं और एक्टिवेटर की नीड भी नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। जो मेरे साथ अभी किया गया है CPRP। ठीक है सर, ये जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन निकाला था अपने YT स्टूडियो से, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भाई थे, उन लोगों ने कमेंट किया था। तो चलो मैं PRP कराने के लिए जा रहा हूँ, तो सर से भी पूछ लूँगा करके। आपसे ये समय मांगा, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।